चलिए, वीडियो रुक गई थी। मैं आपको ये बोल रहा था कि जो आपका बेगालाइट है उसके यूजेस क्या क्या हैं। तो सिंपल सी बात देखो, एक तो सबसे पहले मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल स्विचेस में यूज़ होता है। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, जैसे कुकर हो गया, पैन हो गया, तो उसके जो हैंडल्स होते हैं उसमें इसका यूज़ होता है। देन उसके बाद जो हमारे कॉम्स होती हैं, कंघी, उसका जो तीत होते हैं आगे के ना, बाल बनाते हैं जिससे, उसमें यूज़ होता है। फोनोग्राफ के रिकॉर्ड में होगा और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में इसका यूज़ होता है। बहुत से होते हैं ऐसे, कैबिनेट उसमें यूज़ होता है। ठीक है, तो बेकलाइट के यूज़ देख लेना कौन कौन से इलेक्ट्रिकल स्विच है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस में यूज़ होगा, बहुत से कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल में यूज़ होगा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, फोनोग्राफ रिकॉर्ड, टीथ ऑफ कॉम्स, कंघी के दांत। चलिए फिर उसके बाद ये एक चौथा मिसलिनियस है। क्या है? मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। क्या है? मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। तो ये भी देख लेना, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर को मेलमैक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? मेलामाइन यूज़ करते हैं। मेलामाइन देखो क्या है, हेट्रोसाइक्लिक है। देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन रिंग के अंदर है, रिंग है, और 3 अमाइन ग्रुप है। कौन कौन सी पोजीशन में? 1, देखो 1 2 3 और यहाँ 5, 1 3 5 पोजीशन पे आपके अमाइन ग्रुप है, और रिंग में 3 नाइट्रोजन है और बीच में ट्रिपल बॉन्ड है या रिंग है। ठीक है, इसे मेलामाइन बोलते हैं। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका मेलामैक बनता है। उससे पहले देखो यहाँ पे भी एक इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट क्या है? कुछ नहीं, N ऐसी हैं, NH2 दो ऐसी हैं, NH2 और HCHO रिएक्ट करेगा तो होगा कैसे? आप भी देखो, NH2CH2O है, तो सबको जोड़ना है। देखो CH2 CH2 OH OH और NH2। बस कैसे करा सर? देखो ये CH है, ठीक है, ये NH2 है, तो क्या बनेगा? CHNH2। तो देखो NH2CH। चलो दोबारा देख लो, ये इसको HCHO को हम ऐसे लिख सकते हैं, HCHO CH2O। अभी तो वही है CH2O। तो देखो CH2O ये रहा, CH2O ये रहा, NH2 ये रहा, NH2 कुछ भी नहीं हटा, NH2 यहाँ है, CH2O यहाँ है। ठीक है, CH2O कुछ और नहीं है, HCHO है, तो CH2O और NH2। इसे बोलते हैं रेजिन इंटरमीडिएट। किसमिस नहीं है पर उसके जैसे इसका टेक्सचर होता है, तो इसे बोलते हैं रेजिन इंटरमीडिएट। किससे बना ये? जब फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है ना, HCHO किससे रिएक्ट करे? मेलामाइन से। मेलामाइन क्या होता है? 3 अमाइन ग्रुप आते हैं 1 3 5 पोजीशन में, और हेट्रोसाइक्लिक चेन होती है नाइट्रोजन की। ठीक है, पहला यहाँ 1 2 3 और ऐसे दोनों रिएक्ट करेंगे, पॉलीमराइज होंगे, आपका बनेगा मेलामैक। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लो कैसा है। ठीक है, NN ऐसी है, NH 2 H यहाँ से गए, और मेरे हिसाब से 2 O यहाँ से गए जाएंगे। ठीक है, NHCH2। ठीक है, तो OH यहाँ से गया और 2 H यहाँ से गए, इसके मतलब यहाँ 2NH2O निकलेगा। ठीक है, 2NH2O निकलेगा, मेलामैक आपका बन जाएगा। इसका यूज़ सबसे मेन क्या है? अनब्रेकेबल क्रॉकरी। जो क्रॉकरी होती है ना, क्रॉकरी आइटम्स, अनब्रेकेबल फॉर्म। अनब्रेकेबल ऐसे ही नहीं है मतलब कि आप बिल्डिंग से ज़बरदस्ती तोड़ना चाहें, नहीं, अगर एक्सीडेंटली गिर जाए तो टूटेगा नहीं ऐसे, पर ये नहीं कि ज़बरदस्ती नहीं, मैं तो मुक्का मार के फोड़ दूंगा उसे, तब तो टूट ही जाएगा वो। ठीक है, तो अनब्रेकेबल क्रॉकरी में यूज़ होता है। तो कुल मिला के कंपाउंड आपके ख़त्म होते हुए, अब जरा हमें रबर के बारे में पढ़ना है। पहले हम ये देखेंगे कि नेचुरल रबर जो प्लांट के सेप होता है, SAP जो आता है ना, आपने गोंद देखा होगा, प्लांट से निकलता है, उसमें क्या खामियाँ होती हैं, पहले तो हमें वो देखना है, और फिर उसके बाद उसे ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सी प्रोसेस करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेचुरल रबर के बारे में पढ़ लेते हैं। नेचुरल रबर, इसमें फिर बहुत सारे आएंगे, नियोप्रीन आएगा, 1,3-ब्यूटाडाइन आएगा, ब्यूनाएस आएगा, ब्यूनाएन आएगा, काफ़ी चीज़ें आएंगी सिंथेटिक। पहले नेचुरल रबर के बारे में समझो। तो है कि जनरली एक नेचुरल पॉलीमर है, इट इज़ अ नेचुरल पॉलीमर विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सैप होता है ना, गोंद टाइप का, प्लांट से निकलता है, देखो होगा आपने, बहुत से पेड़ होते हैं ऐसे, उससे। तो विच इज़ ऑब्टेन्ड, इट इज़ अ नेचुरल पॉलीमर विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सैप, प्लांट का जो सैप होता है, ठीक है, नेचुरल जो गोंद निकलता है उससे होता है क्या है यार, इट इज़ वेरी स्टिकी, और चिपचिपा होता है, लेस ड्यूरेबल, कम ड्यूरेबल होता है,
आपके वैसे रबड़ के जैसे थोड़ी होता है। एक तो क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है, लेस ड्यूरेबल होता है एंड प्रोन टू टेम्परेचर, प्रोन या अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर, टूट जाता है, बिखर जाता है, बंधा नहीं रह सकता, स्टिफनेस नहीं रहती इसमें। तो प्रोन या अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर, देयरफॉर नॉट ऑफ मच यूज़, देयरफॉर नॉट ऑफ मच यूज़ इन दिस स्टेट। इस स्टेट में तो इसका कोई काम नहीं है भैया। आई बात समझ में? जो नेचुरल रबड़ होता है वो एक नेचुरल पॉलीमर होता है जिसको हम ऑब्टेन करते हैं प्लांट के सेप से। बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, ये टेम्परेचर प्रोन होता है, कम ड्यूरेबल होता है, तो ऐसी फॉर्म में इसे यूज़ नहीं करा जा सकता, ठीक है। तो देयरफॉर सम केमिकल्स लाइक सल्फ़र, और कितना ऐड करना है सल्फ़र, नियरली 5% इज़ एडिड टू इट टू इम्प्रूव इट्स, जो ये ऊपर प्रॉपर्टीज़ बोल रही थी मैंने, स्टिकी, लेस ड्यूरेबल, अनस्टेबल, ये नेगेटिव सेंस में है ना। तो ये जो A4 मेंशनड ऊपर A4 मेंशनड जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको इम्प्रूव करने के लिए हम इसमें सल्फ़र का एडिशन करेंगे, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़, ठीक है। नेचुरल रबड़ आपको समझ में आ गया, प्लांट के हिसाब से मिलेगा, स्टिकी होता है, लेस ड्यूरेबल होता है, प्रोन होता है, अनस्टेबल होता है हाई टेम्परेचर में। देखो तो इसके लिए इसको ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते, तो हम कुछ सल्फ़र डालेंगे इसमें, ताकि क्या हो, इसकी A4 मेंशन प्रॉपर्टी सुधर जाए, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, क्या है नेक्स्ट स्टेप है हम पे, अब हमें पता चल गया इसको ठीक करना है। तो अब हम देखेंगे वल्कनाइज रबड़ या वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। आप पे आएगा 1 मार्क्स में, लिखना आपको पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो वल्कनाइज रबड़ क्या है, जनरली क्या है, हम प्रोसेस है एक जिसमें हम हीट और मिक्सचर करते हैं नेचुरल रबड़ को। जो हमें नेचुरल रबड़ मिला, नेचुरल रबड़ को हम बोलते हैं क्रूड रबड़, क्रूड फॉर्म में मिलता है, जैसे क्रूड ऑयल होता है वैसे ही। उसमें हम सल्फ़र ऐड करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, ताकि उसमें थोड़ी क्रॉस लिंक आ जाए। मैंने आपको बताया था ना, क्रॉस लिंक की वजह से क्या आती है, रिगेनिंग स्ट्रेंथ आती है, जो डिफॉर्मेशन के बाद रिगेनिंग स्ट्रेंथ होती है वो आती है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती है, तो वो चीज़ें क्रॉस लिंक से ही आती है वो, ठीक है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड हीटिंग ऑफ नेचुरल या क्रूड रबर विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर फॉर गिवन टाइम। और सल्फर नियरली लेना कितना है, 5%, ठीक है, फॉर गिवन टाइम एट अ गिवन टेम्परेचर सच दैट सम क्रॉस लिंकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस लिंकिंग की वजह से उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज आएगी और ये इम्प्रूव हो जाएगी, पहले के मुकाबले ज़्यादा आ जाएगी। सच दैट सम क्रॉस लिंकिंग आर इंट्रोड्यूस which can drastically increase elastic properties। और यहाँ फिजिक्स वाला इलास्टिसिटी मत लगाना कि स्टील ज़्यादा इलास्टिक है, यहाँ इतना मत घुसना। which can improve its elasticity, also bring स्टिफनेस आपको पता है, कैड़ापन, स्टिफनेस, ठीक है, हार्ड होगा, अच्छा होगा, मुड़ सकता है, टूटेगा नहीं, ब्रिटल नहीं होगा, नॉन ब्रिटल, और रेजिस्टिविटी भी आ जाए इसमें। रेजिस्टिविटी आपको पता है ना, टेम्परेचर के इसमें ज़्यादा इफेक्ट ना हो, तो ये चीज़ है। इसे वल्कनाइजेशन बोलते हैं,
वल्कनाइजेशन, प्रोसेस को बोलते हैं वल्कनाइजेशन। क्या होता है इस प्रोसेस में, जो हमारा क्रूड रबर होता है या नेचुरल रबर होता है, उसको हम गिवन अमाउंट में, गिवन टाइम में, गिवन टेम्परेचर में सल्फ़र की 5% या उससे कम क्वांटिटी में हीट करते हैं, जिसकी वजह से इसमें क्रॉस लिंकिंग आ जाती है। क्रॉस लिंकिंग की वजह से अब ये ज़्यादा इलास्टिक होगा, इसमें नॉन ब्रिटलनेस बढ़ जाएगी, इलास्टिक है ना, स्टिफनेस बढ़ जाएगी, और रेजिस्टिविटी टू टेम्परेचर एंड हीट भी बढ़ जाएगी। इस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, यह 5% सल्फ़र यूज़ करेंगे। अब देखो वल्कनाइज रबर के बाद क्या पढ़ना है, तो यार आप वल्कनाइज रबर के बाद क्या पढ़ सकते हो, एक तो इसमें पढ़ सकते हो सिंथेटिक रबर। ठीक है, सिंथेटिक रबर के बारे में पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर क्या होता है, ख़ास बात क्या है, सिंथेटिक रबर हम ऐसे रबर यूज़ करेंगे जो पहले के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा स्ट्रेच हो जाए, 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ हो जाए, उसे हम सिंथेटिक रबर कहेंगे। ठीक है जी, जो पहले के मुकाबले 2 गुना बढ़ जाए। तो इसमें जैसे सबसे पहले आते हैं नियोप्रीन, सबसे पहला है इसमें नियोप्रीन। नियोप्रीन मेनली तो ब्यूनाइस और ब्यूनाइन है, पर आप नियोप्रीन भी समझ लो। क्या होता है, 1,3-ब्यूटाडाइन होता है ये, 1,3-ब्यूटाडाइन बना सकते हो आप इसे, इतना हार्ड नहीं है नियोप्रीन को बनाना, बनाओ खुद। क्या होगा, 2-क्लोरो-ब्यूटा-1,3-डाइन, बस 2-क्लोरो-ब्यूटा-1,3-डाइन बनाओ ना, तुम्हें IUPAC आती है, बनाओ, उल्टा नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या है, ब्यूटा है, 4 कार्बन बना लो। ठीक है, 1-2 कहीं से भी दे दो, 1 और 3 पे डबल बॉन्ड आना चाहिए, तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 हो गया। तो 1 और 3 पे डबल बॉन्ड, तो एक तो 1 और 2 के बीच में, और एक 3 और 4 के बीच में, ऐसे डबल बॉन्ड बना दिया। और 2 पे क्लोरो, यहाँ पे क्लोरो आएगा, बस अब भरो। अब हाइड्रोजन ही तो भरने हैं, और क्या करना है तुम्हें। 2 पे क्लोरो आ गया, देखो इसका, देखो इसके 2 बॉन्ड आ गए, तो यहाँ H2 आएगा, इस वाले कार्बन के 1 2 3 और 1 4, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ होगा, 1 2 3 और 1 4, और यहाँ पे 1 2 3 4 H और H, ये ऐसा होगा भैया। ठीक है, 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन बना सकते हो ना ऐसा, 1 2 3 4, सब चीज़ तो क्लियर हो गई इसमें, बस ये है 2-क्लोरो-ब्यूटाडाइन। अब पॉलीमराइजेशन करो इसका, N मॉलिक्यूल ले लो, बस क्या करना मैं बताता हूँ। जब इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो डबल बॉन्ड इधर को शिफ्ट कर देना, बस, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड इधर को शिफ्ट कर देना, एक H कम कर देना। ठीक है, ऐसा होगा CH2 CH Cl डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, ये बना लेना, CH2 CH Cl डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH। एक डबल बॉन्ड कम भी तो होगा, क्या करें, CH Cl CH Cl 1 2 3 4, इसका देख पूरा हो रहा, एक H यहाँ से कम कर देते हैं, और एक यहाँ H2 कर देते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड बना लेते हैं। अब देखो, ठीक है भाई, इस कार्बन का देखें पूरा हो रहा है, इस कार्बन का CH2 CCl डबल बॉन्ड CH CH2। अब मुझे लग रहा है वैलेंसी सेटिस्फाई हो ही गई है। इस कार्बन की नहीं हुई ना, वैसे कार्बन के 2 ही है ना, बट याद रखना ये होल एन में है। ठीक है, बॉन्डिंग इसके आगे पीछे बहुत होंगे, इसलिए वो पूरा हो जाएगा। ये पूरा हो तो गया, देखो डबल बॉन्ड भी तो बना रहा है, 1 2 3 4, और यहाँ पे बना रहा है डबल बॉन्ड, यहाँ पे तो नहीं बना रहा, पर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, इतना तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है आपको। तो एक मॉलिक्यूल दिखा रहा हूँ मैं, ऐसे बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो क्या से क्या फ़र्क आया, CH2 अपनी जगह है, CH2 अपनी जगह है। ठीक है, CCl अपनी जगह, CCl अपनी जगह, ये H गया, H गया, CH है। ठीक है, डबल बॉन्ड CH2 तो ठीक है, एक H गया, बस और कुछ नहीं। 1 2 3 4 5 6 ही तो हैं, 1 2 3 4 5, मेरे हिसाब से फिर 1 2 3 4, ये H की ज़रूरत भी नहीं है फिर। अब सही हो गया। अब देखो क्या फ़र्क है, CH2 ठीक है, CCl डबल बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हुआ, और इधर का इधर ही रहा। ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, देखो मैं भी तुम्हारे साथ ही बना रहा हूँ अभी देखते हैं क्या क्या ठीक है। और ये वाला गायब हो गया, गायब।
ठीक है जी, ये वाला डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा साथ। बाकी सारी वैलेंसी आप लोग चेक कर लो। क्लियर? ठीक है, इसे बोलते हैं नियोप्रीन। नियोप्रीन देख लेना। वैसे ब्यूनाइस और ब्यूनाइन आएगा। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये केमिकल को ग्रेटर रेजिस्टेंस दे सकता है। केमिकल जैसे वेजिटेबल ऑयल ये सब, तो ग्रेटर रेजिस्टेंस वेजिटेबल ऑयल के सामने ना रबर उबर अनस्टेबल हो जाता है, तो ये दे देते हैं। ये जो नियोप्रीन बनता है क्लोरीन की वजह से, ठीक है। तो ये गायब हो गया और यहाँ हाइड्रोजन है, ये देख लेना। ग्रेटर रेजिस्टेंस टू वेजिटेबल ऑयल, जो हमारे वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उसको ये ग्रेटर रेजिस्टेंस देता है, फैट को दे देगा, ठीक है। और जो भी मिनरल ऑयल होते हैं उनको भी, जैसे कैस्टर ऑयल हो गया, ये सारे हो गए ना, इन सबको। इसका यूजेस कहाँ है यार? ये यूज़ होता है कन्वेयर बेल्ट में। जैसे बड़ी बड़ी MNCs होती हैं, कोक बनता है, कोको कोला और बड़ी बड़ी चीज़ें बनेंगी, तो वहाँ कन्वेयर बेल्ट से जाती हैं सारे सामान। रोबोट काम करते हैं, मैकेनिक्स मतलब ऑटोमेटेड होता है, तो कन्वेयर बेल्ट्स का यूज़ करते हैं वहाँ, ठीक है। कन्वेयर बेल्ट आपने एयरपोर्ट में भी देखी होगी, जो लगेज जाते हैं ना जिसमें, वही चीज़। तो कन्वेयर बेल्ट हो गया। और गैसकेट आपको पता ही है, वही वाला गैस में यूज़ करते हैं ना, जिससे जलता है रोशनी वाला गैसकेट, वहीं यूज़ होता है। तो नियोप्रीन इतनी सी चीज़ थी। देख लो यहाँ डबल बॉन्ड का चक्कर देख लेना, यहाँ पे डबल बॉन्ड बीच में आ जाता है दोनों जगह से, है ना। इधर से भी बीच में और इधर से भी बीच में आ जाता है, ये देख लेना। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब इसके बाद मेन है ब्यूनाएस। दूसरा जो मेन है उसका नाम है ब्यूनाएस। क्या है? ब्यूनाएस। ब्यूनाएस, ब्यूनाएस। इसको एक और बोलते हैं SBR, मतलब स्टाइरिन 13 ब्यूटा डाइइन। स्टाइरिन 13 ब्यूटा डाइइन कह सकते हैं इसे, ठीक है जी। ब्यूनाएस या स्टाइरिन 13 ब्यूटा। तो देखिए इसमें क्या है, क्या देखो, इसके जो इसमें बनाएंगे तो किससे बनाएंगे वो मैं सीधा बता देता हूँ आपको, है ना। तो एक तो यहाँ पे लेना है, वहाँ पे लिया था 2 क्लोरो 13 ब्यूटाडाइन, यहाँ पे सिर्फ लेंगे 13 ब्यूटा डाइइन को, ठीक है। तो 13 ब्यूटाडाइन क्या होगा? कार्बन 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 कार्बन, 1 और 3 पे डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 डबल बॉन्ड, और 13 ब्यूटाडाइन ये सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, ये आपका 13 ब्यूटाडाइन हो गया। इसके N मॉलिक्यूल लेंगे, आगे वाले N, ठीक है। 13 ब्यूटाडाइन के कितने लिए? N मॉलिक्यूल लिए। और यहाँ पे स्टाइरिन लेंगे। स्टाइरिन आपको पता है क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या होता है? बंदिंग रिंग होती है, यहाँ पे स्टाइरिन होता है। करना क्या है? कुछ नहीं करना भाई, आप क्या करो, बस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दो और इसका डबल बॉन्ड खा जाओ और सबको जोड़ दो, तो रिएक्शन करेंगे, होल N बनेगा। मैंने क्या बोला? CH2 ऐसी, डबल बॉन्ड तो बीच में आ जाएगा, तो ये सिंगल बॉन्ड रहेगा CH, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे सिंगल कितना CH2, उसको जोड़ो CH2, डबल बॉन्ड का बनाओ सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे डालो बेंजीन रिंग, आगे बढ़ो, होल N लगा दो। ये आप पे है ब्यूनाएस या SBR, ठीक है, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन, ठीक है। हुआ कैसे? सिंपल सी बात है, डबल बॉन्ड को बस आपने यहाँ शिफ्ट करना है, बाकी सबको जोड़ देना है। देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और इनको जोड़ दिया, इसका भी डबल बॉन्ड खा जाएंगे, ये बनेगा ब्यूनाएस या SBR। इसका यूज़ कहाँ होता है? तो देखो च्युइंगम जो होता है हमारा, उसमें इसका यूज़ होता है। ब्यूनाएस से ही हमारे च्युइंगम बनते हैं, ठीक है। तो यूज़ क्या है? यूजेज है च्युइंगम में यूज़ करते हैं, और आपका ये होता है, जितने भी आपके टायर्स होते हैं उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। टायर्स के अलावा इसमें च्युइंगम हो गया, टायर्स हो गया, और कहीं यूज़ करते हैं जो गम कोटिंग होती है, ना, उसमें भी यूज़ करते हैं। कोटिंग करते हो ना आप रबर की, गम रबर कोटिंग, उसमें भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तो ब्यूनाएस हो गया।
अब आप पे ब्यूना एन है, तो देखो एस स्टाइरिन है, एन क्या होगा, एक्राइलोनाइट्राइल होगा एन। तो तीसरा है ब्यूना एन, जिसको हम एस बी एन बी बोल सकते हैं, ठीक है। या इसे ये बोल लो ब्यूना एन को और क्या बोल सकते हैं कि पेन पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल 1,3 ब्यूटाडाइन, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल 1,3 ब्यूटाडाइन। करेंगे वैसे यार, एन मॉलिक्यूल लेंगे किसके, 1,3 ब्यूटाडाइन के, 1,3 ब्यूटाडाइन जो है 1,3 ब्यूटाडाइन के एन मॉलिक्यूल लेंगे। 1,3 ब्यूटाडाइन आपको पता है 1 2 3 4, एक पे डबल बॉन्ड, 3 पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे लगेगा 1 2 3 4 H2, यहाँ पे H, यहाँ पे H2 और यहाँ पे H, ये आपका 1,3 ब्यूटाडाइन हो गया। और इसकी रिएक्शन करेंगे किसके साथ, एक्राइलोनाइट्राइल के साथ। एक्राइलोनाइट्राइल आपको पता है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे रहेगा CN, एक्राइलोनाइट्राइल ये है। इनकी रिएक्ट करेंगे तो आपको पता है ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, बस सिंपल सी बात है। तो आप पे बनेगा CH2, यहाँ CH, बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ CN। यहाँ का तो हम स्टाइरिन में भी डबल बॉन्ड खा दिया था, बस ये डबल बॉन्ड आया था जो कि ये रहा। तो ये आपका बन गया क्या, ब्यूना एन, ब्यूना एन आपका ये रहा, ठीक है जी। ये चीज़ है, इसकी कुछ खास बातें हैं। एक तो जैसे इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, तो एक तो ये देख लिया आपने। अभी देखो होता क्या है इसमें, गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ये प्रॉपर्टीज़ में लिख लेना, अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसमें। और क्या होता है, और ये होता है पेट्रोल का रेजिस्टेंट होता है इसमें, मतलब पेट्रोल से रिएक्ट नहीं करता। बहुत से रबर पेट्रोल की वजह से अनस्टेबल हो जाते हैं, ये नहीं होता। कौन नहीं होता, ब्यूना एस या ब्यूना एन, ब्यूना एन। ब्यूना एन में पेट्रोल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंट टू पेट्रोल। लुब्रिकेटिंग ऑयल, क्योंकि वो भी तो इसी से बनता है पेट्रोल से, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल का भी इसमें कुछ नहीं होता, और केमिकल की कोई कुछ नहीं होता। इन सब से रेजिस्टेंट रहता है, किन किन से, पेट्रोल से, लुब्रिकेटिंग ऑयल से और केमिकल से। इसका यूज़ कहाँ होता है, तो जैसे पिगमेंट होते हैं, पता है आपको पिगमेंट क्या चीज़ें होती हैं ना, सॉलिड पिगमेंट हो गए जैसे, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है, कलर होते हैं सॉलिड वाले, तो उसमें ये ग्लू लगाते हैं, देखा होगा आपने, तो आपका एक लिक्विडी सा कलर बन जाता है, तो वह है। तो एक तो ये पिगमेंट बाइंडिंग के लिए यूज़ होता है, पिगमेंट को बाइंड करने के लिए, पिगमेंट बाइंडिंग। और दूसरा ये एडिसिव के जैसे भी यूज़ होता है, ADHESIEVE, एडिसिव के जैसे भी यूज़ होता है, ठीक है, क्लियर। ADHESIEVE, एक तो पिगमेंट को बाइंड करने के लिए यूज़ होता है, एक एडिसिव के लिए भी जैसे यूज़ होता है। एडिसिव क्या होता है, जैसे आप वो बैंडेड लगाते हो ना, उसमें यूज़ होता है, क्लियर। ये चीज़ें, तो ये भी आपका हो गया। अब एक फाइनल टॉपिक बचा हुआ है आपने देखा बायोपॉलीमर क्या होते हैं। बायोपॉलीमर जो वेरियस लाइफ साइकिल को रेगुलेट करते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की, कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होता है, ठीक है जी। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर वही होंगे जिन्हें माइक्रोब्स ईजिली डिकम्पोज कर पाएँ। तो पॉलीमर्स विच कैन बी easily, polymers which can be easily decomposes by microbes। और मेरा मेन मकसद इसको कराने का ये था कि आप इसका ये याद रखो, PHBV एग्जाम्पल क्या होता है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिएरेट। तो ये आपको याद रखना है कि PHBV है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, और PHBV की फुल फॉर्म है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिएरेट, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिएरेट, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिएरेट। बोलो 5 बार बोलो, PHBV पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिएरेट। दोबारा, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिएरेट। एक और बार, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिएरेट। किसका एग्जांपल है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का। बायोपॉलीमर का कौन है, प्रोटीन हो गया, ठीक है। और बहुत सारे यार क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल तो नहीं है, सॉरी, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये सारी चीज़ें। PHBV का एक बार बोल लो फाइनली, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिएरेट,
ठीक है। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिरेट, स्ट्रक्चर नहीं आएगा, फुल फॉर्म आएगी, याद रखना, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिरेट। तो पॉलीमर यहीं पे आपका खत्म होता हुआ। थैंक यू। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें वर्थ होंगे तो करा देंगे, ठीक है, वेरी गुड। चलिए हम कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फ्रॉम व्हाट ब्यूना एस इज़ मेड अप ऑफ। ब्यूना एस जो होता है किससे मिलके बनता है, तो अभी हमने देखा ब्यूना एस में स्टाइरिन होता है एस, तो इट इज़ मेड अप ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन, अभी देखा था ना आपने, उससे मिलके बनता है 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम व्हाट ब्यूना एन इज़ मेड अप ऑफ। तो ब्यूना एन आपको पता है एक्राइलोनाइट्राइल, अभी देखा आपने, जिसे विनाइल साइनाइड बोलते हैं, उससे मिलके, और 1,3-ब्यूटाडाइन से मिलके बनता है। चलिए नेक्स्ट है फ्रॉम व्हाट नायलॉन 6 इज़ मेड अप ऑफ। नायलॉन 6 जो होता है किसी चीज़ से मिलके बनता है, तो नायलॉन 6 तो एक होमोपॉलीमर है ना, कैप्रोलैक्टम से बनता है, रिएक्शन होती है कंडेंसेशन, हालांकि ये होमोपॉलीमर है। नेक्स्ट है PHBV के मोनोमर्स क्या हैं। PHBV के पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिरेट। तो PHBV के मोनोमर्स क्या क्या हैं, तो दो होते हैं और दोनों एक जैसे हैं। एक तो होता है 3-हाइड्रोक्सी, बीच में कुछ आता है, इधर एसिड होता है, एंड दूसरा भी 3-हाइड्रोक्सी, बीच में कुछ आएगा, इधर एसिड होगा। मैंने बोला ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी तो यहाँ लिख देंगे। तो एक होता है 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड और एक होता है 3-हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। बना तो सकते हो ना इन्हें, ब्यूटानोइक एसिड है 1 2 3 4, 3 पे हाइड्रोक्सी 1 2 3 OH, यहाँ COOH, और यहाँ पे कार्बन बैलेंस करो, ये तो ब्यूटानोइक हो गया, पेंटा में एक और लगा देना, ठीक है। ये तो PHBV पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिरेट के जो मोनोमर है वो कौन कौन है, 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड और 3-हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। नेक्स्ट है व्हाट आर द मोनोमर्स ऑफ नायलॉन 2,6। नायलॉन 2,6 के मोनोमर कौन है, तो एक तो कैप्रोइक एसिड होता है, अमीनो कैप्रोइक एसिड, नायलॉन 2,6, यहाँ पे 2 क्या है और 6 क्या है, कार्बन की पोजीशन बता रहा है जी, मैंने बोला था ना ऐसा आएगा। एक तो अमीनो कैप्रोइक एसिड हो गया, और एक अल्फा अमीनो एसिड लेंगे जिसका नाम होता है, कौन सा लें, ग्लाइनाइन, ग्लाइनाइन होगा शायद, ग्लाइनाइन होगा ग्लाइनाइन नहीं, ग्लाइसाइन होगा, ग्लाइसाइन। तो एक तो अमीनो कैप्रोइक एसिड होता है, एक ग्लाइसाइन होता है, ये दोनों होते हैं नायलॉन 2,6 के मोनोमर्स, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पॉलीमर्स यूज़ फॉर मेकिंग नॉन स्टिक यूटेंसिल। नॉन स्टिक यूटेंसिल की कोटिंग बनाने के लिए कौन सा पॉलीमर यूज़ करते हैं, तो आपको बताया था मैंने, टेफ्लॉन यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेचुरल रबर बिलोंग टू विच क्लास। तो आपने देखा है नेचुरल रबर में एक खास बात है, नेचुरल रबर किस क्लास को बिलोंग करता है आपसे पूछा जा रहा है। तो नेचुरल रबर जैसे आपने देखा था 1,3-ब्यूटाडाइन ऐसी कुछ चीज़ होती है ना, तो 1,3 डबल बॉन्ड है और यहाँ पे CH2 है, तो एक तो डबल बॉन्ड है तो ईन होगा, पॉली होगा, और CH2 दो हैं तो आइसो होगा, तो यहाँ पे प्रीन लगा देंगे, तो बनेगा पॉली आइसोप्रीन। पॉली आइसोप्रीन वाली क्लास को बिलोंग करेगा कौन, नेचुरल रबर, ठीक है। वन वर्ड है, पढ़ते जाओ, पॉली आइसोप्रीन, शाबाश। नेक्स्ट है कि सेलुलोज इज़ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ। सेलुलोज आपको पता है ना प्लांट में होता है, किसका होता है, तो बीटा डेक्स्ट्रोज ग्लूकोज जो होता है उसका होता है। वन वर्ड है, पढ़ते जाओ, जब बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। तो बीटा डेक्स्ट्रोज ग्लूकोज जो है, एक भी नहीं छोड़ा ना मैंने क्वेश्चन, तो बीटा डेक्स्ट्रोज ग्लूकोज जो है उसका कंडेंसेशन पॉलीमर होता है कौन, सेलुलोज। नेक्स्ट है नेम द पॉलीमर विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पॉलीमर ऐसा भी है जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, तो वो होगा यार पॉलीएसिटाइलिन। पॉलीएसिटाइलिन, एसिटाइलिन आपको पता है क्या होता है ना, तो पॉलीएसिटाइलिन हो जाएगा, ठीक है। तो पॉलीएसिटाइलिन जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट है नेम द पॉलीमर ऑफ क्लोरोइथिन। तो क्लोरोइथिन आपको नहीं पता, CH2 डबल बॉन्ड CHCl होता है, विनाइल क्लोराइड, क्लोरोइथिन। PVC होता है ना इसका पॉलीमर, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट देखो नेम द इंटर पार्टिकल फोर्स इन नायलॉन 6,6। तो नायलॉन 6,6 जो है CONH हो रहा है इसमें पेप्टाइड बॉन्ड, तो पेप्टाइड बॉन्ड में जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी भाई उसमें, क्योंकि नाइट्रोजन है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 ही बनाते हैं, फोन कलिबर ClBr, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन, तो नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, क्लियर।
नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट डज द टर्म 6 मीन इन नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 6,6। जो 6 है इसका मतलब क्या है नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6,6 में, तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम बताता है, आपको भी पता है मुझको भी पता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो डिग्री मतलब ये होगा कि जितने पॉलीमर यूनिट, जितने मोनोमर यूनिट यूज अप होंगे, है ना, जितने रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोमर यूज अप होंगे इन पॉलीमर चेन, वही चीज़ है। तो व्हाट इज़ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, व्हाट इज़ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो इट इज़ द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोमर यूनिट इन अ चेन ऑफ पॉलीमर। कि चेन ऑफ पॉलीमर की चेन में कितनी मोनोमर यूनिट्स लगेंगी उसको बोलते हैं। वाई इज़ अ नियोप्रीन फ्लेमेबल। जो नियोप्रीन होता है वो फ्लेमेबल क्यों होता है, फ्लेमेबल मतलब जलने योग्य क्यों होता है ना, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के प्रेजेंस से ये फ्लेमेबल होता है। एक ही तो चीज़ है इसमें, कौन, क्लोरीन, उसकी जगह से मतलब हेलोजन, हेलोजन की वजह से क्या होता है, फ्लेमेबल होता है ना, ज्वलनशील होता है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट है यार, पीवीसी को स्ट्रॉन्ग मटेरियल कौन बनाता है, व्हाट मेक्स पीवीसी अ स्ट्रॉन्ग मटेरियल, व्हाट मेक्स पीवीसी अ स्ट्रॉन्ग मटेरियल। पीवीसी को स्ट्रॉन्ग मटेरियल बनाता है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, ये चीज़ है। तो व्हाट मेक्स पीवीसी अ स्ट्रॉन्ग मटेरियल, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड इज़ स्ट्रॉन्ग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड। उसमें पोलर बॉन्ड होता है किस किस के बीच में, क्लोरीन और कार्बन के बीच में, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसकी वजह से, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, पोलर बॉन्ड होता है। अब सिंपल सी बात है, स्टाइरिन इजीली अनाइनिक पॉलीमराइजेशन क्यों करता है, जो स्टाइरिन है ना वो क्या बनाता है, पॉलीस्टाइरिन बनाता है। क्यों बना लेता है इतनी आसानी से, क्योंकि भाई जो भी रिंग होगी उसमें रेजोनेंस होगा, किसकी वजह से, तो सिंपल सी बात है, इन अनाइनिक पॉलीमराइजेशन, क्वेश्चन यही था कि स्टाइरिन अनाइनिक पॉलीमराइजेशन क्यों जाता है, तो इन अनाइनिक पॉलीमराइजेशन एन अनाइनिक स्पीशी प्रोपगेट चेन एंड द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फिनाइल ग्रुप इन स्टाइरिन स्टेबलाइज ड्यू टू रेजोनेंस। और रेजोनेंस किसको कर देते हैं, वह अनाइनिक स्पीशी को, तो मैंने भी आपको यही बोला रेजोनेंस की वजह से, बाकी आप अंग्रेज हो, आप लोग समझ सकते हो। नेक्स्ट बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल विच क्लास नाइलॉन 6,6 बिलोंग, फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल विच क्लास नाइलॉन 6,6 बिलोंग। या फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल में तो 3 थे, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक और एक चौथा भी था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो नाइलॉन 6,6 तो रेशे जैसा है, धागे जैसा है, तो फाइबर में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच फैक्टर इम्पार्ट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म टू नाइलॉन। नाइलॉन को क्रिस्टलाइन फॉर्म कौन सा फैक्टर देता है, तो सिंपल सी बात है, देखो नाइलॉन में लीनियर स्ट्रक्चर होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जिसकी वजह से उसकी पॉलीमर चेन में क्लोज पैकिंग आती है। तो आपको 2 चीज़ें लिखनी है, एक तो लीनियर स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इन दोनों से काम चल जाएगा। नेक्स्ट है प्लास्टिसाइजर क्या होता है, तो बस सिंपल सी बात है, प्लास्टिसाइजर नाम ही बता रहा है कि प्लास्टिसाइजर प्लास्टिक में डालने वाली ऐसी चीज़ होगी जो उसे और फ्लेक्सिबल या और एप्लीकेबल बना दे, ठीक है। तो प्लास्टिसाइजर आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर एडेड टू प्लास्टिक टू मेक देम सॉफ्ट एंड ड्यूरेबल एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो प्लास्टिसाइजर एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम प्लास्टिक में डालते हैं ताकि वो और ड्यूरेबल फ्लेक्सिबल हो जाए। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, डाई एन ब्यूटाइल थैलेट, ठीक है, थैलेट, तो आप लिख लेना डाई एन ब्यूटाइल थैलेट, ये लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ में आपको अरेंज करना है, कौन कौन है भागीदार, नायलॉन 6 है, ब्यूना एस है और पॉलीथीन है, ठीक है। यार देखो नायलॉन 6 है, ब्यूना एस है और पॉलीथीन है। ब्यूना एस तो रबर है, रबर से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तो होती है ना पॉलीथीन, और पॉलीथीन से स्ट्रॉन्ग होगा कपड़ा जो नायलॉन है। तो सबसे पहले तो देखो स्ट्रॉन्ग होगा नायलॉन 6, फिर आएगा डिक्रीजिंग साइन एरो वाला, तो नायलॉन 6 सबसे आगे, उसका सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर इसके बाद होगा भाई किसका, प्लास्टिक का मतलब पॉलीथीन, फिर होगा रबर जो कि ब्यूना एस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सल्फर इन वल्कनाइजेशन। सल्फर का क्या यूज़ है वल्कनाइजेशन में, सारा यूज़ तो सल्फर का ही है, वही तो क्रॉस लिंक लाता है, वही तो ज़्यादा इलास्टिक बनाता है, वही तो फ्लेक्सिबल बनाता है, वही तो ड्यूरेबल बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द डिफरेंस बिटवीन ब्यूना एस एंड ब्यूनाइन। ब्यूना एस और ब्यूनाइन में डिफरेंस क्या है, यार देखो दोनों में एक मोनोमर यूनिट सेम है, क्या 1,3-ब्यूटाडाइन, जबकि ब्यूना एस और ब्यूनाइन में ये फ़र्क है कि ब्यूना एन में तो हम अक्राइलोनाइट्राइल यूज़ करते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ, पर ब्यूना एस में 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ स्टाइरिन यूज़ करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। कुड अ कोपॉलीमर बी फॉर्म्ड इन बोथ एडिशन एंड कंडेंसेशन और नॉट, हाँ ये तो है। अब सिंपल सी बात है, ऐसा कोई कोपॉलीमर है जिसको हम एडिशन और कंडेंसेशन दोनों से बना लें, तो भाई सिंपल सी बात है, नायलॉन की 2 प्रजाति हैं, वो एडिशन कंडेंसेशन से दोनों बन जाएगा, और जैसे ब्यूना एस है वो भी एडिशन से बन जाते हैं। मैं आपको और एक तरीके से समझाता हूँ, देखो कोपॉलीमर मतलब क्या होता है, 2 चीज़ों से मिलके बनने वाला। कोपॉलीमर होता है 2 चीज़ों से मिलके बनने वाला या 2 मोनोमर से मिलके बनने वाला।
अब ऐसा हो सकता है जब वो दो मोनोमर से मिलके बने तो कोपॉलीमर तो है वो, पर मेजर प्रोडक्ट ही बनाए तो वो एडिशन भी है, पर माइनर प्रोडक्ट भी बनाए मेजर के साथ, जैसे वाटर एल्कोहल अमोनिया निकल गया तो वो फिर कंडेंसेशन हो जाएगा। तो एक हमें एग्जांपल ऐसा बताना है यहाँ कि जो कोपॉलीमर के साथ एडिशन हो। तो अभी आपने देखा ब्यूनाएस और ब्यूनाएन है कि वहाँ पे कुछ नहीं हटा, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया और दो मॉलिक्यूल हमने यूज़ करे ब्यूनाएस और ब्यूनाएन में, कुछ नहीं हटा, मेजर प्रोडक्ट बना तो वो एडिशन है। जबकि देखो कंडेंसेशन में कौन है, जैसे नायलॉन 6,6 है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड यूज़ करा था, तो एक तो मेजर प्रोडक्ट बना था अमाइड वाला कंपाउंड जिसको नायलॉन 6,6 कहते हैं, साथ में वाटर भी निकला था। तो होमोपॉलीमर इसलिए क्योंकि दो यूज़ हो रहा पर वाटर भी निकल रहा है, इसलिए कंडेंसेशन भी है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, वाई शुड वी यूज़ प्योर मोनोमर इन फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। क्वेश्चन बोला कि हमें क्यों यूज़ करना चाहिए किसको, वाई शुड वी यूज़ प्योर मोनोमर इन फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। जो आपकी फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल पता है आपको क्या होती है, चेन ग्रोथ, स्टेप ग्रोथ वाली। तो फ्री रेडिकल जो आपकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है उसमें हमें प्योर मोनोमर ही क्यों यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यार देखो अगर आप इम्प्योरिटी एक्ट करोगे ना तो इम्प्योरिटी ना उसको हॉल्ट कर देगी। तो इसका देखो साइंटिफिक आंसर तो ये इम्प्योरिटी कैन एक्ट एज चेन ट्रांसफर एजेंट एंड मे कंबाइन विथ फ्री रेडिकल टू स्लो डाउन द रिएक्शन। यही मैं कह रहा था कि इम्प्योरिटी अगर आप डालोगे तो वो जो आपके मोनोमर हैं उनके साथ वो रिएक्ट करके, फ्री रेडिकल जो होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके, जैसे क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन हो गया उसके साथ रिएक्ट करके रिएक्शन ही नहीं होने देगा, रिएक्शन को रोक देगा। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मोनोमर एंड टाइप ऑफ प्रोटीन। इन नहीं होगा वो ऑफ होगा। एक मोनोमर बताओ और उसका प्रोटीन का टाइप बताओ। तो देखो प्रोटीन का जैसे टाइप हो गया अल्फा अमीनो एसिड और उसका मोनोमर आपका हो गया जैसे अमीनो एसिड। ठीक है, बहुत तरह के होंगे। और कौन सी रिएक्शन शो करता है, कंडेंसेशन शो करता है, तो आप लोगों को ये देख लेना है। नेक्स्ट है बच्चे, जो ये CH2 CHCl है ये होमोपॉलीमर है कोपॉलीमर है। तो भाई सिंपल सी बात है, ये आपका है इथीन क्लोराइड या विनाइल क्लोराइड, एक ही है ये तो होमोपॉलीमर ही होगा, दो से मिलकर तो नहीं बना तो होमोपॉलीमर होगा। नेक्स्ट है राइट स्ट्रक्चर इन यूज़ ऑफ यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन वही चीज़ है जो आपने देखी थी अभी मेलामाइन टाइप की। ठीक है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन मिलमैक होता है, उसी का स्ट्रक्चर आपको दे रखा है एक सिंपल सा ना ये वाला। इससे क्रॉकरी बनती है अनब्रेकेबल, जैसे अनब्रेकेबल कप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो CH2 CH, ये नीचे स्टाइरिन है, ये पॉलीस्टाइरिन है भैया, होमोपॉलीमर होगा कोपॉलीमर होगा, तो बनता तो ये एक से ही है ना, तो होमोपॉलीमर होगा। ठीक है भाई, एक से ही बनता है तो क्या होगा, होमोपॉलीमर होगा। नेक्स्ट है, what is the primary structural feature necessary for molecule to make it useful for condensation polymerization। सिंपल सी बात है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होने के लिए किसी मोनोमर यूनिट में क्या खास बात होनी चाहिए। तो आपने देखा है जितने भी कंडेंसेशन पॉलीमर जिन मोनोमर ने करा उनमें दो फंक्शनल ग्रुप थे। जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल में दो अल्कोहलिक ग्रुप है, दो ओल ग्रुप है। थैलिक एसिड, टायरिप्थेलिक एसिड या एडिपिक एसिड, इनमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो दो तो होने चाहिए, तो दो फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, ये मेन है। नेचुरल रबड़ का IUPAC नेम लिख लो, तो हमने लिखा ही था अभी, वही लिख लेना दोबारा, 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन ये। नेक्स्ट है, इज़ NHCHR CHO होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर। तो यार ये भी एक ही चीज़ से मिलके बनता है, तो ये होमोपॉलीमर है। एक्चुअली ये है क्या पता है आपको, क्या है ये, नहीं पता, गन पाउडर है ये। चलो होमोपॉलीमर है ये, आगे बढ़ो। वाई इज़ रेडिकल पॉलीमराइजेशन कैरिड आउट अंडर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर। तो यार देखो नाइट्रोजन में अगर हम बेसिक भी यूज़ करें तो नाइट्रोजन है इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। क्यों, क्योंकि N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है तो इनर्ट एटमॉस्फेयर होता है। तो जितने भी जैसे ऑक्सीजन की वजह से अगर वो रिएक्शन रुके या और गैस की वजह से रिएक्शन रुके तो ऐसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आ ही नहीं सकती, ये भगा देगा उसे, तो इसलिए बढ़िया होता है। तो वाई इज़ रेडिकल पॉलीमराइजेशन कैरिड आउट अंडर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर, ताकि जो हमारी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उससे कॉन्टैक्ट ना हो पाए। ठीक है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कॉन्टैक्ट होने से क्या होता है भाई, वो ना इनहिबिटर का काम करती है, वो चीज़ों को रोक देती है, वो रिएक्शन को होने ही नहीं देगी। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, और उसको हटाने के लिए हम जिस रूम में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वहाँ से उसको हटा देंगे और इसकी जगह हम नेसेंट नाइट्रोजन या इनर्ट नाइट्रोजन रख देंगे। तो नेक्स्ट है बच्चों, हाउ डू यू एक्सप्लेन द फंक्शनैलिटी ऑफ मोनोमर। मोनोमर की फंक्शनैलिटी को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो जनरली मोनोमर की फंक्शनैलिटी मतलब उसकी कितनी एक्टिविटी है, वो कितना ज़्यादा एक्टिव है, कितना ज़्यादा रिएक्ट कर सकता है, वो डिपेंड करता है एक्टिव या बाइंडिंग साइट पे, कि कितने ज़्यादा उस पर फ्री एक्टिव साइट या फ्री बाइंडिंग साइट है, किस किस साइट से वो अटैक कर सकता है। आपने ये वो पढ़ा था सर्फेस केमिस्ट्री, तो थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा। तो फंक्शनैलिटी ऑफ अ मोनोमर मीन्स कितनी ज़्यादा उसमें बाइंडिंग साइट प्रेजेंस है। जैसे देखो जो अनसेचुरेटेड होते हैं इथीन एल्किन, इनमें डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो जितने बॉन्ड होंगे उतनी फंक्शनैलिटी होगी। जैसे इथीन है उसमें एक ही सिग्मा बॉन्ड है,
एक ही मतलब डबल बॉन्ड है, ऐसा है। अब जैसे आपने ये देखा था 1,3-ब्यूटाडाइन, उसमें 2 थे, तो उसकी फंक्शनलिटी 2 हो जाएगी, ऐसा है। तो राइट नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ वन कॉमन इनिशिएटर यूजिंग फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो जैसे यार ये आपने लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन और भी बहुत चीज़ों में देखा है ना, जितने भी थे हमने स्टायरीन ये सारी चीज़ें, प्रोपिन, पॉलीप्रोपिन, इसमें हम एक कॉमन इनिशिएटर यूज़ करते हैं। इनिबिटर नहीं इनिशिएटर, जो रिएक्शन को इनिशिएट करने में मदद करेगा। नाम क्या होता है? बेंजोइल परऑक्साइड। अब बेंजोइल परऑक्साइड आप देख ही सकते हो क्या होगा, C6H5 दो होंगे, COO भी दो होंगे, बीच में एक कॉमन ऑक्सीजन होगा परऑक्साइड वाला, तभी तो परऑक्साइड की लिंकेज होगी। तो C6H5 COO होल ट्वाइस O, ये बनेगा इसका C6H5 COO होल ट्वाइस O, परऑक्साइड की लिंकेज होगी, ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट है बच्चों, राइट स्ट्रक्चर ऑफ रिएजेंट यूज फॉर इनिशिएटिंग फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन। ठीक है, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन के लिए कौन सा रिएजेंट हम यूज़ करेंगे? तो यार आपको ये याद रखना होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल परऑक्साइड होता है। स्ट्रक्चर आप लोग देख लो क्या होता है, ऐसे ही होता है। CH3 होल थ्राइज होता है, इसका भी होल थ्राइज होगा, COO का होल ट्वाइज होगा और O होगा। CH3 होल थ्राइज, COO होल ट्वाइज O, ये होगा टर्शियरी ब्यूटाइल परऑक्साइड, इसको यूज़ करते हैं। ठीक है जी, सॉरी। नेक्स्ट है टू हैव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, वाई आर क्रॉस लिंक रिक्वायर्ड इन रबर। यार क्रॉस लिंक क्यों हम यूज़ करते हैं रबर में? प्रैक्टिकल उसका क्या एप्लीकेशन है भाई? वो इलास्टिसिटी बढ़ा देता है, सेम बात ये है, ठीक है। उसका प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा ना 3D वाला, तो उससे उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट है अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यार ये तो मैंने कर रखा है। एक जगह नायलॉन 66 हो, ब्यूना एस हो, पॉलीथीन हो, तो नायलॉन 66 सबसे बढ़िया होगा, फिर पॉलीथीन होगा, फिर ब्यूना एस होगा, ये आपको बताइए। देन नायलॉन 6 PVC हो, न्यूप्रीन हो, तो न्यूप्रीन तो रबर है, सबसे आखिरी में आएगा। PVC पाइप है, वो बीच में आएगा। नायलॉन 6 सबसे बढ़िया। अब इसमें ना मोनोमर्स आपको ढूंढने, तो यार इसको ठीक से पढ़ लेना। ये जो मोनोमर्स वाले हैं ना, आपको खुद पता चल जाएगा क्या क्या है यहाँ पे। जैसे ये ऊपर वाली चीज़ तो नायलॉन 6,6 का भाई है, तो एक तो हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन होगा, और दूसरा इसमें उधर तो एडिपिक एसिड होता है, यहाँ उसका बड़ा भाई है, ठीक है, डेकानोइक एसिड, ये देख लेना। ऐसे ही नीचे वाले देखना, ये नीचे वाला मेलामाइन है, उसके बाद नीचे देखना फिर वो नायलॉन 6 है, उसके बाद नीचे देखना नायलॉन 6,6 है, उसके बाद उधर देखना है तो ये आपका क्या है, टेरिलीन है ना। तो ये सारी चीज़ें देखना। सबसे पहले जो है उसमें तो देखो नायलॉन 6,6 का भी बड़ा भाई है, 10,8, हाँ 10,6 है ये, नायलॉन 10,6। तो एक तो ये देखना। उसके बाद नीचे देखो मेलामाइन है, मेलमैक, उसके बाद देखो नायलॉन 6 है, कैप्रोलैक्टम होता है, उसके बाद देखो नायलॉन 6,6 है, और फाइनली आपका क्या है, टेरिलीन है, ठीक है। तो ये सारे आप देख लेना आइडेंटिफाई करने वाले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो एक तो PHBV होता है भाई। PHBV क्या होता है? पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। तो एक तो वो होता है, और एक और होता है नायलॉन 2 नायलॉन 6। नायलॉन 2 नायलॉन 6 का आपने वो भी देखा था यार, कि उसके दो मतलब किससे मिल के बनता है वो मोनोमर क्या होते हैं? तो ग्लाइसाइन होता है और मोनोकैप्रोइक एसिड होता है, अमीनोकैप्रोइक एसिड, वो देख लेना। अब 40 वाले एक बार देख लेना क्या होते हैं। हाउ डज प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन रबर मॉलिक्यूल इन्फ्लुएंस देयर स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड रबर मॉलिक्यूल में कैसे उनके स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी अफेक्ट करते हैं, तो ये आप लोग ठीक से देख लेना। ये हमने क्लास 11th में भी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। इलास्टिसिटी कैसे होती है, डबल बॉन्ड से रिकॉइलिंग होती है, सारी चीज़ें देख लेना है ना। तो ये सारी राम कहानी लिखी हुई। नेचुरल पॉलीमरेज सिस पॉलीआइसोप्रीन एंड इज ऑब्टेन्ड बाय 1,4 पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। ये जो सिस कॉन्फ़िगरेशन होती है डबल बॉन्ड में, ये ज़्यादा पास नहीं आने देती पॉलीमर चेन को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग खुद देख लेना एक बार, है ना। डिस्कस करना नहीं आएगी तो पूछ लेना, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। PMMA का मोनोमर देख लेना आप लोग खुद, है ना। मिथाइल मेथा एक्राइलेट होता है, ये सारी चीज़ें खुद देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये सब याद करने वाली है। आई कांट हेल्प यू आउट, ठीक है। चलो, थैंक यू।